जय हिंद दोस्तों। राजस्थान जीके की बूस्टर डोज 13 के अंदर आपका स्वागत है। और अगर ये 13 है तो आपको पता ही होगा कि बूस्टर डोज 12 तक मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं वो बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, हम लेवल 16 के लिए पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम? राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साहित्य, परंपराएं और विरासत। थ्योरी सेक्शन का पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है और ये इसमें पढ़ रहे हैं थ्योरी सेक्शन पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या पढ़ा अपन ने? महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, वो क्यों महत्वपूर्ण है तो आप वहाँ पे बूस्टर डोज 12 के अंदर जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। PDF के साथ देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें हम जो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं बागोर सभ्यता। सभ्यता क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के आधार पर हमको पता चलता है कि प्राचीन काल के अंदर जीवन यापन, सामाजिक, आर्थिक और जो व्यवसायिक परिवेश था वो कैसा था। ठीक है, कौन सी जगह था, किस प्रकार से वो व्यवसाय करते थे, आर्थिक गतिविधियां क्या थी, सामाजिक परिवेश क्या था, पहनावा क्या था, खान पान क्या था, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बागोर सभ्यता। तो बागोर जो स्थान है वो भीलवाड़ा के अंदर है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर। और जो ये सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। तो आप ये पूछ लेते हैं कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो वो कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना होगा। हर एक ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स हैं। ठीक है, और जब मैं आपको बता रहा हूँ तो बिल्कुल फोकस रख के सुनिए आपको। ठीक है, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इसी के अंदर से 99% पेपर आपको मिल जाएगा, गारंटेड। ठीक है, बस आपको फोकस रखना है और PDF के साथ इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा फैक्ट बेसिस। ठीक है, तो बागोर सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का नाम है कोठारी नदी, आपको याद रखना है। कौन से जिले के अंदर है तो जिला भी पूछ लेते हैं, भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, अभी हाल ही के अंदर ये उत्खनन करता पूछा गया था। ठीक है, जो हाईकोर्ट LDC का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करता कौन था। ठीक है, तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बागोर सभ्यता का उत्खनन करता कौन था। तो सर्वप्रथम इसका उत्खनन करता वो थे डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, ये खोजकर्ता या उत्खनन करता। ठीक है, सर्वप्रथम जिसने खोजी वो है डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, बागोर सभ्यता की जिसने खोज की सबसे पहले। और इनके सहयोगी कौन थे? तो इनके सहयोगी थे डॉक्टर LS लेस्निक। कई बार सहयोगी भी पूछ लेते हैं, तो आपको दोनों याद रखना है कि बागोर सभ्यता के उत्खननकर्ता सर्वप्रथम डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र थे और इनके सहयोगी जो थे वो थे डॉक्टर LS लेस्निक। अब जो बागोर सभ्यता है वो 8 सभ्यता के समान अवशेषों की प्राप्ति हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो 8 सभ्यता हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप ये याद रखिए कि जो बागोर सभ्यता है उसमें 8 सभ्यता के समान अवशेषों की प्राप्ति हुई है। अवशेष आपको पता ही है। ठीक है, जो पुराने जो सभ्यता की जो चीज़ें बच जाती है उनको अवशेष कहते हैं। यहाँ पर जो मिला है वो मिला है महासतियों का टीला। ठीक है, बागोर सभ्यता के बारे में जानकारी यहाँ से ही मिलती है, महासतियों के टीले से। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महासतियों का टीला कौन सी सभ्यता से मिलता है, तो वो मिलता है बागोर सभ्यता से। ठीक है, और यह बागोर सभ्यता का पुरातत्व स्थल भी है। ठीक है, कौन सा स्थल है? पुरातत्व स्थल। राजस्थान में कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं या प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो मिले बागोर सभ्यता से। ठीक है, ये राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत के अंदर भी। ठीक है, सबसे प्राचीन साक्ष्य अगर कृषि और पशुपालन के मिले हैं तो वो मिले हैं बागोर सभ्यता से, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, अब ये कृषि और पशुपालन मतलब कृषि और पशुपालन जहाँ से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो है बागोर सभ्यता, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा के अंदर है। किसके कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो वो कोठारी नदी के किनारे विकसित होती है। अब यहाँ से मिलने वाले उपकरण और अवशेष क्या कहते हैं? जो उपकरण जो अवशेष मिले वो मध्य पाषाण काल के थे। कौन से पाषाण काल के? मध्य पाषाण काल के। जो पाषाण युग था उसके अंदर भी कैटेगरी डिवाइडेड है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो उपकरण और अवशेष मिले हैं बागोर सभ्यता से वो मध्य पाषाण काल के प्राप्त हुए हैं। अब इसके अंदर पत्थरों से अपने औजार और शस्त्रों का निर्माण करते थे जो यहाँ के लोग थे। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो मध्य पाषाण काल का ही ये युग होगा बागोर सभ्यता। ठीक है, अब जो औजार और जो शस्त्र का निर्माण करते थे वो पत्थरों से करते थे। इसलिए इस सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है।
कौन सी सभ्यता को? बागोर सभ्यता को। बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी सभ्यता, राजस्थान की कौन सी सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? तो वो है बागोर सभ्यता। नेक्स्ट सभ्यता कौन सी है? वो है रेड सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रेड सभ्यता। रेड सभ्यता जो रेड नामक स्थान है, ठीक है, वहां से मिली है। और ये कौन से जिले में? तो ये राजस्थान के टोंक जिले के अंदर है। रेड सभ्यता, आपको वो प्रोसेस याद रखना है कि रेड सभ्यता है तो सभ्यता है वो कौन से स्थान से मिली है, ठीक है, वो कौन सा जिला है, कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है और उत्खननकर्ता कौन है। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट तो आपको याद रखनी है। आप सभी सभ्यता, अगर आप सभी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं या जब भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आपको इन 3-4 फैक्टों के बारे में तो आपको बिल्कुल फोकस करके याद रखना है। तो रेड सभ्यता रेड नामक स्थान से प्राप्त हुई है जो कि टोंक जिले के अंदर है राजस्थान के। और ये किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो ये डील नदी के किनारे विकसित हुई है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो इसके उत्खननकर्ता है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी से आप भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, और इनके जो सहायक थे वो थे केदारनाथ पुरी। तो उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, सहायक केदारनाथ पुरी। कौन सी नदी के किनारे? डील नदी के किनारे। ठीक है, स्थान रेड नामक स्थान, जिला टोंक। अब यहाँ की जो विशेषता है वो क्या है? ठीक है, तो रेड सभ्यता की विशेषता मालव गणराज्य के सिक्के मिले। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मालव गणराज्य के सिक्के मिले। अब मालव गणराज्य कौन सा है? ठीक है, जो जनपद थे उस समय। दूसरा विशेषता क्या है? चांदी की 8 मुद्राएं। अब चांदी की जो मुद्राएं होती थी, ठीक है, उनको पंचमार्क के नाम से जानते थे। ठीक है, मतलब अब जहाँ भी पंचमार्क सुनो या पंचमार्क देखो, ठीक है, तो आपको समझ जाना है, आपको अंडरस्टैंड रखना है, ठीक है, कि चांदी की मुद्राएं ही होंगी। ठीक है, तो चांदी की 8 मुद्राओं को पंचमार्क कहा जाता था और रेड सभ्यता से इनकी प्राप्ति हुई है। तीसरी विशेषता क्या है? तो लोह सामग्री की प्राप्ति भी हुई है। अब यहाँ से रेड सभ्यता से 3 मुख्य विशेषताएं, मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं, चांदी की 8 मुद्राएं जिनको पंचमार्क कहा जाता है वो भी प्राप्त हुई है, और लोहे की सामग्री की प्राप्ति भी हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एशिया में सर्वाधिक सिक्के, यानी कि पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क आ गया तो मतलब चांदी की 8 मुद्राएं का भंडार कहाँ मिला है? तो वो मिला है रेड सभ्यता के अंदर। कितने सिक्के मिले हैं? लगभग 3075 सिक्के। मतलब अब तक जितनी भी सभ्यताएं की खोज की गई है उनमें सर्वाधिक सिक्के अगर किसी से मिले हैं तो वो रेड सभ्यता से मिले हैं, जो कि राजस्थान के टोंक जिले के अंदर है। भारत में अब तक एक ही स्थान पर सर्वाधिक चांदी के पंचमार्क सिक्कों की प्राप्ति हुई है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए रेड सभ्यता को भारत का, राजस्थान का टाटा नगर कहा गया है। राजस्थान का टाटा नगर ही नहीं बल्कि भारत का टाटा नगर भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि एक ही स्थान से सर्वाधिक मात्रा में चांदी के पंचमार्क सिक्कों की प्राप्ति हुई है, और वो सिक्के कितने हैं? लगभग 3075 सिक्के। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर रेड सभ्यता के अंदर बंदर के समान बर्तनों की प्राप्ति भी हुई है। मतलब जैसे बंदर की आकृति के समान के बर्तन मिले हैं। मण मूर्तियाँ उन्हें कहते हैं, जो छोटी छोटी मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती हैं उनको मण मूर्तियाँ कहते हैं। ठीक है, उनके ऊपर मथुरा कला की छाप मिली है। कौन सी कला की? मथुरा कला की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रेड सभ्यता से मण मूर्तियों पर मथुरा कला की छाप मिली है। नेक्स्ट क्या है कि रेड सभ्यता से आलीशान इमारतों के अवशेष मिले। ठीक है, आलीशान इमारतें, जैसे आजकल ये जो इमारतें होती हैं, जैसे जयपुर का वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, ठीक है, ऐसे ही जैसे जयपुर का हवा महल है, और जैसे आलीशान इमारतें हैं, वैसे उस समय के अंदर जो रेड सभ्यता थी वहाँ पर भी ऐसी इमारतों के अवशेष मिले हैं। हवन सिक्कों पर यूनानी शासक, जो हवन सिक्के थे, ठीक है, उनके ऊपर यूनानी शासक अपोलोडोटस का एक खंडित सिक्का भी प्राप्त हुआ है। मतलब अगर ये खंडित सिक्का प्राप्त हुआ है तो मतलब वहाँ पर कोई घूमने गया होगा या वहाँ से यहाँ पर कोई घूमने आया होगा। मतलब ये बताने की कोशिश है यहाँ पर, या ये यहाँ से हम यह समझ सकते हैं कि ये संपर्क रहा होगा यूनान से। ठीक है, इस सभ्यता का संपर्क किसी न किसी रूप में यूनान से रहा होगा, तभी एक खंडित सिक्का रेड सभ्यता से मिला है। तो ये अपन ने पढ़ा, 2 सभ्यताएं पढ़ी अपन ने, एक पढ़ी रेड सभ्यता और एक पढ़ी कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।